बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है बच्चों? क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? एक बार बताइए। चलिए। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकंड रुकेंगे। हेलो हेलो। आवाज़ बताइए, एक बार आवाज़ बताइए। क्या आवाज़ सब ठीक है? ठीक है। नमस्ते सभी को, नमस्ते। हेलो। ठीक है। थैंक यू समीर जी। हम्म। क्या केमिस्ट्री में अब आपकी कुछ पकड़ बनना शुरू हो गई है? अब केमिस्ट्री में अब थोड़ा थोड़ा हम लोग पकड़ बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगा। हाँ, मुल्क को मैसेज दिखते हैं लेकिन बहुत तेज़ी में दिखते हैं। इस वजह से कुछ पढ़ पाता हूँ, कुछ नहीं पढ़ पाता हूँ। है ना, बहुत तेज़ी से ये चलते हैं ऊपर की तरफ। चलिए बच्चों, तो मैं और कोशिश करूँगा। जैसे आपका दो तीन इशू थे आपके, कि एक तो राइटिंग का इशू था, वो मैं सुधार कर रहा हूँ। दूसरा, पढ़ाने के तरीके को तो मैं आपके तरीके से चेंज नहीं कर सकता। उसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि मुझे अपने तरीके से ही आपको चलना है। जिस रास्ते पे मैं पहले से चला हूँ, तो उसी रास्ते पर मेरे को पता है कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना होगा। तो उस तरीके को तो आप चिंता ना करें। आप बस इतना ध्यान रखें कि आप मेरी बातों को थोड़े दिन तक मानते जाएं, बिना किसी शंका के मानते जाएं। आप देखेंगे कि जो सवाल जिस तरीके के आते हैं, केवल सवाल और उसका उत्तर नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर सवाल और जवाब पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि हम लोग पहले पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। जब आप एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। जब आप पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे बच्चों, तो फिर मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री का कोई सवाल आपके हाथ से बचेगा। और उसको डिटेल में इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम आपको बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत बेहतर तरीके से आपका रिजल्ट आए। वो मेरा दृष्टिकोण है। ठीक है, तो आप उसको चिंता मत कीजिएगा कि ऐसा पढ़ाइए वैसा पढ़ाइए। वो मैं अपने तरीके से काम करूंगा। और अब मेरी बस अल्टीमेटली ये गुजारिश आपसे होगी कि आप देखेंगे कि वो चीज़ रिजल्ट में आपको एक्सप्रेस भी होगी, रिजल्ट में आपको दिखाई भी देगी। ठीक है। चलिए, तो मैं आगे चलता हूँ। अब सुनिएगा, अब मेरे को कोई कमेंट वगैरह कुछ नहीं देखना है, सुनिए ध्यान से। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने एटम को देखना शुरू किया। एक इतनी छोटी सी चीज की जिसे हम नहीं देख सकते थे। गरिमा, अभी शुरुआत है बच्चे, अब सुनो ध्यान से, मैं कमेंट नहीं ले रहा हूँ किसी का। जिसे हम देख नहीं सकते थे, जिसे किसी ने कहा कि ये इनडिविजिबल है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे एटम कहा गया।
फिर आगे जाकर एटम के बारे में लोगों ने इसको एटम नाम दे दिया। एटम नाम देने के बाद एटम नाम देने के बाद बात ये हुई कि सर ये कितना, इसके भीतर क्या क्या हो सकता है। तो इसके भीतर की जब जानकारी हमने ली तो हमने कहा सर ये भीतर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कोई आया, किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन बताया कि सर उसके चारों तरफ घूमता है। कोई आया तो किसी ने कहा कि इसके भीतर प्रोटॉन होता है। कोई आएगा तो इसके भीतर कहेगा न्यूट्रॉन होता है। अरे सर इतने छोटे से पार्टिकल को ही ढूंढना बड़ी मुश्किल बात थी कि हमने एटम को ढूंढ लिया, ये क्या कम बात थी। और एटम के भीतर देखते जा रहे हैं कि सर कहीं इलेक्ट्रॉन होता है, कहीं प्रोटॉन होता है, कहीं न्यूट्रॉन होता है। तो अल्टीमेटली पिछले लेक्चर में रदरफोर्ड ये बताकर गए थे, ये बताकर गए थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षा के चारों तरफ घूमता है, और जो कक्षा के चारों तरफ घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। और जब वो लोगों ने कहा कि यार ये लगातार घूमता रहेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे नाभिक के न्यूक्लियस की तरफ आता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक जगह मिलेगा और ब्लास्ट हो जाएगा और एटम मर जाएगा। जब लोगों ने रदरफोर्ड से पूछा कि सर इसकी व्याख्या करिए आप, कि घूमते घूमते इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी आप कैसे व्याख्या करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट से, तो ये बात रदरफोर्ड एक्सप्रेस या एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उसकी एटम की स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, वो कैसे घूमता रहेगा चारों तरफ। तो रदरफोर्ड की कमी थी कि वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे घूमेगा और वो क्यों नहीं गिरेगा न्यूक्लियस में आके। ये बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। इस बात को चर्चा करने के लिए एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम नील्स बोर होगा, जिसे बोर कहा जाएगा। आज की क्लास में हम नील्स बोर को पढ़ेंगे, और नील्स बोर को पढ़ने के बाद जो परमाणु की संरचना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन, मेसॉन, हिग्स बोसॉन, फोटोन, जो ऐसे ऐसे नाम आपने सुने होंगे, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरी बात, फिर हम यहां से अगली जो क्लास लेंगे, उस अगली क्लास में आपको ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से सजा होगा सेल्स में, ये बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका मुख्य उद्देश्य, उसका आधा हिस्सा तो आपको यह समझाना है कि रदरफोर्ड के दिया गया जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को कैसे सुधार दिया नील्स बोर ने आकर, एक बात। और दूसरी बात कि ये जो सब एटॉमिक यूनिट हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पर कितना आवेश आता है, इन पर कितना, ये कहाँ घूमते हैं, इनका मास कितना होता है, इनका नेचर क्या होता है, वास्तव में ये करते क्या हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम आज के सेशन में कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप कमेंट पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, वो आपका मिसयूज ही होगा एनर्जी का। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की जो चर्चा है, आज का जो विषय है वो दोस्तों वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं कलम को। राइटिंग में आप बता दीजिएगा कि राइटिंग में कहीं दिक्कत आए तो। शॉर्ट में इसे लिखेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु, आप हेडिंग डालेंगे, नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे। पिछली क्लासेस में मैंने ये देखा है, कई बच्चों ने ये कमी की है कि वो हल्के में ले लिया उन्होंने, और हल्के में लेने के बाद जो है कोई नोट्स नहीं बनाया, और बाद में उनको लगा जैसे जैसे केमिस्ट्री परवान चढ़ने लगी, केमिस्ट्री को जवानी आना शुरू हुई, उनको लगा अरे यार ये जवान होकर इतनी खूबसूरत हो जाएगी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। फिर लगा अरे हमने इसका बचपन का नोट्स नहीं बनाया। तो आपको मैं वही हिदायत दे रहा हूं कि आप इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और फिर देखना ये किस तरीके से लहलहाती हुई आगे चलेगी। ये मेरा आपसे पहले भी वादा था और अब भी है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये आज की क्लास की चर्चा का पहला विषय होगा, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। तो पहली बात सुनिए। पहली बात बोहर ने क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ हर कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में नहीं घूमते हैं। मतलब
किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं हो सकती है सर, अनगिनत कक्षाएं हो सकती हैं। और जितने मेरे सर में बाल इतनी कक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते। वो छांट छांट के जो उनको पसंद होता है वो उसमें चक्कर लगाते हैं। तो पहली बात कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, और जिन कक्षाओं में, जिन ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं, उन ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन डिस्टिंक्ट ऑर्बिट कहा जाता है। और उसको, उसमें एक एक समान एनर्जी लेवल होता है। उस ऑर्बिट की अपनी एक ऊर्जा होती है, और जो अपनी एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को, उस ऊर्जा की वजह से उस सेल को सेम एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो पहली बात क्या बताई कि नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, कुछ विशेष कक्षाओं में घूमते हैं। और उन विशेष कक्षाओं का नाम इलेक्ट्रॉन डिस्टिंक्ट ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा होती है। पहली बात, रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी उसको पूरा किया। तो पहली बात क्या लिखें? पहली बात लिखें कि इलेक्ट्रॉन, लिखें, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों तरफ कुछ विशेष कक्षाओं विशेष कक्षाओं में घूमते हैं, विशेष कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा कहते हैं। तो पेपर में सवाल भी मैं लेकर आया हूं कि इस टॉपिक से कैसे सवाल बनेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा कहते हैं, ठीक है। 40+ क्लासेस लगेंगी भाई। अगली बात, लेकिन उसके बाद केमिस्ट्री ऐसी जैसे अंबुजा सीमेंट, जैसे अंबुजा सीमेंट, आर पार एक भी सवाल नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स on some specific orbits around nucleus 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 they called, yeah, these are called electron distinct orbits। सवाल आएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्टिंक्ट ऑर्बिट शब्द किसने दिया? ये शब्द किसने दिया? एक बात हो गई। ये शब्द किसने दिया? एक बात हो गई। अगला, विश्वास करेंगे और लिखेंगे श्रद्धा और भाव के साथ, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। कक्षाओं को, किन कक्षाओं को? उन कक्षाओं को एनर्जी लेवल कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन विविक्त, आधा कै है, वै ई, वै विश्वविद्यालय वाला वी, और आधा कै होता है, विविक्त कहा जाता है। तो क्या लिखा? इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल।
राइटिंग बता देना भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे। एनर्जी लेवल एक बात, दूसरी बात यही लिखनी है क्या? तीसरी बात यहां क्या लिखनी है? इन कक्षाओं को, ध्यान दो, कक्षाओं के बारे में बात चल रही है, बेसिक है बिल्कुल। इन कक्षाओं को के एल एम एन ओ पी क्यू आर जितना भी तुम्हें आए, तथा 1 2 3 4 3 4 3 4 आदि आदि संकेतों से दर्शाया जाता है। सवाल आएगा क्या? सर ये के एल एम एन कक्षाएं किसने बताई? दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। दीज ऑर्बिट्स आर these orbits are symbolize with KLMN and 1 2 3 4 1 2 3 4 KLMN 1 2 3 4 इन कक्षाओं को KLMN और 1 2 3 4 आदि संकेतों से भी दर्शाया जाता है। एक बात। अगली बात, एक कक्षा, ये केमिस्ट्री के बच्चों पैर हैं, पैर, इन पैरों को मजबूत करना है। एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं, उनमें ताकत समान होती है। मतलब एक कक्षा में जो भी घूम रहा होगा उस कक्षा की सारी की सारी और इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी जो ताकत होगी, उनकी जो एनर्जी होगी वो समान होगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स revolving on an orbit have same एनर्जी लेवल, समान ऊर्जा स्तर होता है, सेम एनर्जी लेवल होता है। और एक आखिरी बात, यही आखिरी बात थी जिसने रदरफोर्ड की बात को स्पष्ट किया। यही आखिरी, ऊर्जाएं समान होती है। ठीक है, अगली बात क्या कहता है? कक्षा में घूमते हुए, कौन घूमेगा कक्षा में? कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। और यही बात रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे,
लोगों ने कहा था कि वो घूमते घूमते एनर्जी एमिट करेगा और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे कहां आकर गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा और एटम मर जाएगा। लेकिन ये बात जो है बोहर क्या कह रहे हैं कि घूमने में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ह्रास या कमी नहीं आती है, या कमी नहीं आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। अब इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद, कौन सा पॉइंट है? 5वां पॉइंट है। रिवॉल्विंग ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स do not emit energy, so no loss electrons energy। और एक बात और जोड़ लो, एंड इलेक्ट्रॉन will be in stable condition, और हिंदी में भी जोड़ दो ये बात भैया, क्या? अतः इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन विल बी नहीं, एटम। अतः परमाणु स्थिर अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में होगा या रहता है। यही बात नहीं कह पाए थे रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन ELECTRON, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, स्पेलिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भाई बच्चों, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये बात हुई। अब मैं एक बार 2 मिनट में दोहरा रहा हूं कि ये क्या कह रहे हैं, सुनो। ये कह रहे हैं बोहर का परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है लेकिन सभी सेल्स में नहीं घूमता है, किसी पर्टिकुलर सेल में घूमता है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता है, और इन स्पेसिफिक ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन डिस्टिंक्ट ऑर्बिट कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, यहां से इन कक्षाओं में ऊर्जाएं समान होती है, दो बात। तीसरी बात, इन कक्षाओं को KLMN या 1 2 3 4 कहा जाता है। तीसरी बात। अगली बात, सभी इलेक्ट्रॉन जो एक सेल में घूमेंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी, और इलेक्ट्रॉन घूमते हुए किसी भी तरह एनर्जी को एमिट नहीं करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी और वो लगातार घूमता रहेगा। यहां तक की जो थ्योरी हुई ये एटॉमिक मॉडल की थ्योरी हुई। यहां मैं थ्योरी का पार्ट रोक रहा हूं, जब मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब शुरू करूंगा तो दोबारा से थ्योरीज आएंगी। लेकिन यहां इसको रोककर मैंने आपको बताया कि एटम स्टेबल हो गया। डाल्टन के बाद
थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के बाद मैं आपको बोहर तक ले आया और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन तक की चीजें मैंने डिस्कस कर दी। अब यहां से इसी टॉपिक के भीतर, इसी चैप्टर के भीतर एक सब टॉपिक आप बनाएंगे और उस सब टॉपिक का नाम लिखेंगे। लिखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल, उप परमाणविक इकाइयां, उप परमाणविक इकाइयां, सब एटॉमिक यूनिट्स, उप परमाणविक। ये ऐसा पार्ट होगा जहां से आपकी परीक्षा में खूब सवाल आएंगे, जहां से आपकी परीक्षा में खूब सवाल आएंगे बच्चों। उप परमाणविक इकाइयां, उप परमाणविक इकाइयां, 1 मिनट रुक जाएंगे, ठीक है। उप परमाणविक इकाइयां, चलिए डिस्कस कर। एक बात मैं आपको पहले भी बताता आया हूं और वो बात ये है, यदि आपको कुछ डाउट आ रहे हैं, यदि आपको कुछ डाउट आ रहे हैं तो आप इधर अपना जो पेज है, ये जो पेज है, इस पेज के इधर जहां टॉपिक चल रहा है, यहां तो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के इधर डाउट लिखते रहिए कि इस चैप्टर में मेरा ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। दरअसल एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है और हो सकता है कि वो आपका डाउट अगले चैप्टर में बचा हुआ हो, तो इसलिए एक बात, सारी बातों को एक जगह डिस्कस नहीं किया जा सकता। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सब एटॉमिक यूनिट की, और सब एटॉमिक यूनिट में पहले यूनिट जो हम लेंगे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। बच्चों फोकस होकर ध्यान से आपको नोट्स बनाना है, एक बार नोट्स बनाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को नोट्स बनाने की चिंता से, मजबूरी से ना गुजरना पड़े। इलेक्ट्रॉन, चलिए सबसे पहली बात होगी इलेक्ट्रॉन के बारे में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होगी कि ये इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है। तो पहली बात हम बताएंगे, पहली बात बताएंगे, ये नाभिक के बाहर मिलता है। बहुत बेसिक बात, इससे भी बेसिक बात क्या है तो कहेंगे, एक बहुत बेसिक लेकर चल रहे हैं ताकि आपके पैर खूब अच्छे से जमे और फिर आपको जो है एकदम से उड़ाएं। एक प्रकार की उप परमाणविक कण, एक प्रकार का उप परमाणविक कण, एक प्रकार का उप परमाणविक कण। अच्छा सर, ये तो ऊपर लिखा ही था सर। हां लिखा ही है, एक प्रकार का उप परमाणविक कण। एक बात हो गई, ठीक है। सब एटॉमिक यूनिट या सब एटॉमिक कण ऐसे लिख लो, ठीक है, यूनिट्स या कण। चलिए टाइप ऑफ सब, थोड़ा राइटिंग में, एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है जी। तो सबसे पहला किसी ने पूछा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी कोई बच्चा कमेंट में लिख रहा था सर इलेक्ट्रॉन एटम के भीतर एक छोटी परमाणु की यूनिट है, छोटी परमाणु की इकाई है, परमाणु से छोटा कण है। अरे जिलों के भीतर मंडल होते हैं, जिलों के भीतर ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के भीतर गांव होते हैं। तो अगर ब्लॉक को परमाणु मान लिया जाए तो उसके भीतर पाए जाने वाले गांव इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा सर ठीक है, अगर परिवार को एटम मान लिया जाए और उसके भीतर पाए जाने वाले, उसके भीतर पाए जाने वाले सदस्यों को इलेक्ट्रॉन कहेंगे, कुछ को कुछ नाम दिया जाएगा, ठीक है। एक बात, सब एटॉमिक उप परमाणविक इकाई, उप परमाणु मतलब परमाणु से छोटी, उप परमाणविक मतलब परमाणु से छोटी, ठीक है। जैसे आपने कहा कलेक्टर, जैसे आपने कहा भाई अध्यक्ष, एक शब्द होता है ना अध्यक्ष, ऐसे के उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष का मतलब क्या हुआ, अध्यक्ष से छोटा, इसलिए उप शब्द आ गया। एक बात, दूसरी बात, कहां पाया जाता है तो लिखेंगे नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर,
कहां मिलेगा? नाभिक के बाहर, आउटसाइड द न्यूक्लियस। कहां मिला? नाभिक के बाहर मिला। एक बात। दूसरी बात, क्या इस पर कोई आवेश होता है? क्या आवेश? सर ये क्या मतलब होता है? बचपन से आज तक यही बात समझ में नहीं आई, ये चार्ज होता क्या है? सर ध्यान से सुनना, चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है, कोई जरूरत नहीं बोहर की सीमाओं की, चार्ज का मतलब होता है दो व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं, एक आदमी लबालब उत्साह से भरा हुआ है, इस बार सीजीएल पार, इस बार यूपीएससी पार, इस बार ये पार, मैं तैयार, ऐसे करके कोई आदमी बैठा हुआ है, उस पर इस समय ऊर्जा जो है सकारात्मक ऊर्जा है, कुछ कर गुजरने की ऊर्जा है। और दूसरा एक व्यक्ति बैठा हुआ, हाय रे हाय कैसे होगा, हाय रे ये महंगाई, हाय रे ये मेरा ये हुआ, हाय रे मेरा वो हुआ, और वो कह रहा है कि मैं तो नसें काट दूंगा, मैं तो जो है जीवन की धाराओं को मोड़ दूंगा, मैं तो कूद जाऊंगा नदी में। चार्ज उस पर भी है, आवेश उस पर भी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, उसकी दिशा को नेगेटिव लेकर जा रहा है। तो आवेश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, कहीं पर यह सकारात्मक रूप से काम करती है, कहीं पर यह नकारात्मक रूप से काम करती है। जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम, इलेक्ट्रॉन पर वो नेगेटिव चार्ज होता है जिसे ऋणायन कहा जाता है, और कहीं पर यह पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे धनायन कहा जाता है। तो चार्ज एक प्रकार की एनर्जी है, चार्ज एक प्रकार का आवेश है, जिसे कौन ओढ़कर रखता है? जिसे ओढ़कर रखते हैं एटम के भीतर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल। सर चार्ज एक प्रकार का मुकुट है, एक प्रकार का ताज है। वो ताज जिसने पहन लिया, जो पॉजिटिव चार्ज पहने हुए है वो धनायन है, जो नेगेटिव चार्ज पहने हुए है वो ऋणायन है। तो ये ताज है एक प्रकार का। तो हमने कहा आवेश होता है, हां इन पर आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक होते हैं बच्चों, ऋणात्मक आवेश होता है इन पर। अच्छा ऋणात्मक आवेश होता है, हां सर ये ऋणात्मक आवेश, ये ऋणात्मक, ये भूल जाऊंगा लिखना है एक बार, ये ऋणात्मक आवेश किसने बताया कि ये आवेश होता है? तो सर आर के मिलिकन ने, इसको नोट करके लिखना बच्चों कहीं, आर ए मिलिकन ने, ए आर मिलिकन है, ए आर मिलिकन ने बताया कि भाई इस पर चार्ज होता है। तो चार्ज के बात आई किसकी? ए आर मिलिकन किसने बताया चार्ज के बारे में? मिलिकन ने बताया। ठीक है, अच्छा यहां एक बात रह गई थी, वो मैंने क्योंकि पहले बता दिया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। ये सवाल कहीं परीक्षा में ना आ जाए ये लिख लेना, और की थी 1897 में। ठीक है, दो बात हो गई सर, चार्ज होता है। सर ये चार्ज कितना होता है? टीना एक मिनट रुको बेटा, बताएंगे ये चार्ज कितना होता है। तो सुनना, 1.6 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। -1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कुलाम। बच्चों जैसे सब्जी को तोलोगे किलोग्राम में, जैसे सब्जी को तोलोगे, जे थॉमसन, सब्जी को तोलोगे किलोग्राम में, जैसे एनर्जी को तोलोगे आप जूल में, जैसे आप विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को तोलोगे एम्पियर में, ऐसे ही आप चार्ज को तोलोगे कुलाम में। कुलाम नाम के वैज्ञानिक के नाम पर उसको सम्मान देने के लिए कुलाम में हम इसको तोलेंगे। तो हमने कहा सर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इस पर, -19 इस पर कुलाम होता है। एक बात हो गई। यहां से आगे चले सर क्या इसमें मास होता है? क्या इसमें द्रव्यमान होता है? सर ये मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? सर ये बहुत बड़ी बात है, द्रव्यमान का मतलब होता है इसके भीतर आने वाले पार्टिकल की वजन कितना है, उसकी ताकत कितनी है, उनके कणों की संख्या कितनी है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी कण अगर है, कोई भी पार्टिकल अगर है, तो उसका कोई ना कोई मास जरूर होता है, यदि कोई ना कोई पार्टिकल है तो उसका कोई ना कोई मास जरूर होता है। तो हम कहेंगे,
मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। किलोग्राम। सर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? सर बचपन का सवाल है। 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं इसे ये नहीं लिख सकता क्या? या 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। -28 ग्राम। ध्यान से सुनना, यहां जीएम मत लिख देना। ग्राम का मतलब जी ग्राम का सिंबल जीएम नहीं होता। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं और वहां यूनिट पढ़ते हैं तो वहां लिखते हैं कि मास को किलोग्राम में नापा जाता है और ब्रैकेट में सिंबल लिखा होता है केजी। जब आपने यहां केजी लिखा है तो यहां ग्राम में एम नहीं आता, ग्राम में एम नहीं आता। तो आपने क्या बताया? सर इसका क्या बता दिया? कहां पाया जाएगा? खोज किसने कर दी? है क्या चीज? आवेश कितना है और इसके ऊपर मास कितना है? इसके ऊपर मास कितना है? अब ध्यान से एक बात और सुनना, यूज क्या होता है? अगर इसके महत्व से, इसके यूज से कोई सवाल पूछे, बच्चों 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। अभी वो कंसेप्ट तो आगे आएगा, लेकिन उसकी एक बात यहां लिखवानी है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? कि किसी भी एटम के भीतर बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल होती हैं। उन सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक एटम दूसरे एटम से जाके ऐसे गलबहियां करेगा, किसी को हक करेगा, एक एटम दूसरे एटम को जाके हक करेगा, फरवरी का महीना है, तो इलेक्ट्रॉन या तो चले जाएंगे या इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, चले जाएंगे। किसी ने हल्के से आके ऐसे स्पर्श कर दिया, पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा हो गई। ये झंझनाहट पैदा होने का कारण है कि इलेक्ट्रॉन या तो चले गए हैं या इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की भूमिका, एटम जब एटम से मिल रहा होगा तो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन करने में इलेक्ट्रॉन की भूमिका आ रही होगी। अगर परीक्षक ये सवाल पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एटम है, कौन सा ऐसा एटम है जो रासायनिक अभिक्रिया में, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा हो, तो बता देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिखें क्या लिखें? महत्व। महत्व रासायनिक अभिक्रियाओं में भागीदारी। यह बात ज्यादा अच्छे से आप समझोगे और 1 वीक बाद, क्योंकि जब आपको रासायनिक अभिक्रियाओं की पूरी सूचना हो चुकी होगी, उसकी उधेड़ बुन जान चुके होंगे, तब आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझोगे। लेकिन लिखना तो पड़ेगा ये भी, रासायनिक अभिक्रियाओं में भागीदारी। रासायनिक अभिक्रियाओं में भागीदारी। केमिकल रिएक्शंस। यह बात हुई इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना पूछा जा सकता है आपसे, सर क्या चीज है, कहां मिलता है, चार्ज कितना है, खोज किसने कर दी, कब खोज कर दी, और सर महत्व क्या है। और दिमाग में रहे, दिमाग में रहे, इसलिए आपको कुछ खास नहीं करना। मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक सेल है। ऐसा मान लेते, थोड़ा बना के, है ना। इसे तो आपने कहा न्यूक्लियस, ये तो नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर आप कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सर ये क्या घूम रहे हैं भाई? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो नाभिक के बाहर होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज मिलीकन ने बताया कितना चार्ज होता है, मास होता है, मास कितना हुआ ये बता दी गई। अगला पकड़ेंगे, सब एटॉमिक यूनिट नंबर 2, और इसका नाम होगा प्रोटॉन। नाम होगा प्रोटॉन।
फिर किसी ने आपसे पूछा, अरे भैया प्रोटॉन क्या होता है? हाँ बना सकते हो, प्रोटॉन क्या होता है? तो हम कहेंगे प्रोटॉन एक सब एटॉमिक यूनिट है जो एटम के भीतर पाई जाती है। अब भी अगर किसी बच्चे को तकलीफ आ रही हो, अब भी अगर बिल्कुल मतलब जो है एकदम मामला सर के ऊपर से जा रहा हो, तो एक लाइन में आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं, एक उप परमाणविक इकाई या कण कण जो नाभिक में मिलता है। जब केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी ना, तो आपको ऐसा ये वाली लाइनें देख के आप हंसोगे, सर हमें ये भी लिखवाया गया है। हाँ हाँ, जब केमिस्ट्री लेकिन पूरी हो जाएगी तब आप हंसोगे इस बात को देख के। एक उपपरमाणविक कण जो नाभिक में मिलता है। अभी नहीं, अभी तो आपको ये अच्छा लगेगा। ए सब एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक पार्टिकल which is found in nucleus। कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक बात हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कैसे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को तो भैया उन्होंने देखा था रदरफोर्ड ने। हम और तुम कहां देखोगे, हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात, खोज किसने की? खोज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन 1886। देखो, जब हम अपनी कांग्रेस बना रहे हैं, जब हम अपनी कांग्रेस बना रहे हैं 1885 में, तब ये तब ये प्रोटॉन की खोज कर रहे हैं। हम उलझे हुए हैं भारत को आजाद करने में, और दुनिया लगी हुई है खोज में। और नाम किसने दिया? नोमेनिक्लेचर, नामकरण किसने किया? कांग्रेस 85 में बनी थी ना। नाम किसने दिया? तो कहेंगे रदरफोर्ड ने दिया। और लिख देंगे 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार का एक कानून आया था 1919 में। हम कानून के चक्कर में लपटे हुए थे, और ये भाई लोग ये क्या कर रहे थे, देख ही रहे हो तुम क्या कर रहे थे। आवेश होता है क्या? क्या इस पर चार्ज होता है? हां सर, धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। दो बातें हुई। बिल्कुल बिल्कुल, मिलिकन ने बताया। ठीक है, आगे चलें, यहां से आगे चलें। मास, किसका मास? द्रव्यमान किसका? प्रोटॉन का। 1.6 इंटू 10⁻⁻27। -27 किलोग्राम। और अगर ग्राम में लिखना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कुछ बच्चे मेरे मासूम बालक ऐसे भी होंगे जिन्हें ये माइनस वगैरह देख के, ये दिक्कत होती होगी कि -27 क्या है, -24 क्या है। तो बच्चों ये जो है, ये फिजिक्स में तुम समझोगे कि 10 की घात नेगेटिवली जब चलती है कैसे काम करती है। ये हो गया क्या? मास। कि मास कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा। अच्छा सर, तो हमने बताया खोज किसने की, नामकरण किसने किया, और यहां से आगे आए तो मास द्रव्यमान कितना है। महत्व क्या है? महत्व क्या है? इंपोर्टेंस क्या है? महत्व मतलब इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस क्या है?
महत्व मतलब इंपोर्टेंस क्या है भाई, ठीक है। चलिए आगे, क्या इंपोर्टेंस है वो देखें। तो ट्रांस म्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वांतरण में एक तत्व को, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए। अभी बात कम समझ में आएगी, लेकिन समझना का कोशिश करना, क्योंकि बात आगे जाकर खुलेगी। ये गुलाम आगे जाकर खुलेगी कैसे, कि एक कोई तत्व है, मान लेते हैं ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्लोरीन है, आर्गन है, ये सब आपको याद कराऊंगा, सब आपको याद हो जाएंगे, इनकी सारी कुछ बातें याद हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि एक कोई तत्व है, एक कोई एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट पर आप प्रोटॉन से टक्कर मारो, इस एलिमेंट पर आप प्रोटॉन से टक्कर मारो, प्रोटॉन की बौछारी कर दो, तो उसका उसका जो प्रोटॉन का दूसरे में प्रोटॉन की संख्या है, जो दूसरे वाला एटम है जिस पर आप बमबारी कर रहे हैं, उसकी प्रोटॉन की संख्या में बदलाव आ जाएगा। और अगर प्रोटॉन की संख्या में बदलाव आ जाएगा तो दूसरा तत्व बनने की संभावना होगी। अभी कुछ आगे जाकर समझेंगे ये बात, अभी यहां लिख लीजिए बस, क्योंकि जब आप परमाणु क्रमांक समझेंगे अगली क्लास में ज्यादा समझ जाएंगे। दो बातें हो गई। तीसरी बात, न्यूट्रॉन। चार्ज तो लिख दिया ना, धनात्मक होता है भाई, ये धनात्मक होता है 1.6, ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब प्लस चार्ज धनात्मक तो लिख दिया बच्चे। अगली बात, न्यूट्रॉन क्या होता है पहले खोज लिखते हैं। खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय, किसने खोज कर दी? तो बताएंगे, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने खोज कर दी। और कब कर दी? 1932 में, जब हमारे यहां सांप्रदायिक पंचायत आ रहा था, कम्युनल अवार्ड आ रहा था, पूना समझौता हो रहा था, उस समय पर जेम्स चैडविक ने इसकी खोज कर दी। एक बात, अरे भाई मास लिख दिया ना, ठीक है। एक बात है। दूसरी बात, क्या इस पर आवेश हो कहां मिलेगा? नाभिक में मिलता है। तो परमाणविक कण कहां मिलेगा? ये न्यूट्रॉन नाभिक में मिलता है। प्रोटॉन भी कहां मिलता है? नाभिक में मिलता है, नाभिक में, इन न्यूक्लियस है जी। 5 6 7 बजे तक। अगली बात, नाभिक में मिलता। फिर यहां से आगे चले, यहां से आगे चले तो नाभिक, अच्छा, आवेश, चार्ज, आवेश, चार्ज। क्या इस पर कोई चार्ज होता है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रल होता है। हम्म, ठीक है जी। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, आवेश रहित होता है। द्रव्यमान, मास 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.67 -10⁻⁻27 किलोग्राम, या अगर इसे फिर ग्राम में लिखना चाहें, 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। महत्व क्या होता है? इंपोर्टेंस क्या होती है? इंपोर्टेंस क्या होती है? नाभिकीय
अभिक्रियाओं में प्रयोग। यूज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। नाभिक मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितनी बार बोल चुका हूं भाई, न्यूक्लियस केंद्र, ये नाभि, ये जो नाभि बनी है ना तुम्हारी, ये जो नाभि बनी है इसी को तो नाभि, इसलिए तो शब्द आया, केंद्र है ये, इसे तो नाभिक आया है, ये हुआ। ठीक है, चलिए अगला, अब लीजिए पॉजिट्रॉन, बहुत खास है, पूछे जाने की भरपूर संभावना। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन चैडविक ने बताया इसको, चैडविक ने बताया, पॉजिट्रॉन पर आए। अब देखो ध्यान से सुनना, दो शब्द लिए, दो शब्द लिए, एक शब्द लिया पॉजिटिव और एक शब्द लिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो पोजी तो ले लिया पॉजिटिव से और ट्रॉन ले लिया इलेक्ट्रॉन से, और मिलाकर क्या बना दिया, पॉजिट्रॉन। मिलाकर क्या बना दिया, बस इसको करा रहा हूं जयकरण भाई, इसको, इसको क्या बनाया, इसको बनाया पॉजिट्रॉन। तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, खोज, पहली बात खोज, डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। सर एंडरसन कहें, जेम्स एंडरसन कहें, एंडरसन, एंडरसन 1932, 1932 में कहा, 1932 में कहा। एक बात हुई पॉजिट्रॉन, खास बात इसकी क्या है, चार्ज, इस पर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनायन, पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि यह कक्षा में, कक्षा में इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में घूमता है, कक्षा में विपरीत दिशा में घूमता है। तो पूछेगा एंटी इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक यूनिट कौन सी है, एंटी इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक यूनिट कौन सी है, तब आपको बताना होगा पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। क्या लिखेंगे, पॉजिट्रॉन also called anti-electron particle because it revolves opposite direction of electron on orbit, on orbit। ये भी, ये कहां होता है, ये इलेक्ट्रॉन के नजदीक होता है, नाभिक के बाहर होता है बच्चे, और इलेक्ट्रॉन के नजदीक होता है, इलेक्ट्रॉन के नजदीक होता है और नाभिक के बाहर होता है, नाभिक के बाहर होता है। ठीक है, चार्ज भी एक रीजन होगा ना सर एंटी इलेक्ट्रॉन का, हाँ चार्ज एक रीजन है, तभी तो लिखा पॉजिटिव। ठीक है, यहीं लिखें दूसरी बात, आवेश
बस एक मिनट की बात है, ये पूरा हो जाएगा। आवेश तथा द्रव्यमान द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान होता ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। या ऐसे लिख दूं यहां पर, बच्चों धैर्य मत खोना कि भाई टाइम हो गया। मास ऑफ पॉजिट्रॉन, मास एंड चार्ज एंड mass of positron is equal to mass and charge of electron। आवेश कितना होता है? आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन वो धनात्मक होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। यूज लिखें, यूज। अब ध्यान से सुनना, आपने कभी एमआरआई कराया होगा या किसी घर वाले ने कराया हो, तो एक मशीन होती है जिस मशीन के भीतर पूरा शरीर चला जाता है, और पूरा शरीर भीतर से पूरा एक्सरे कराया जाता है, पूरे शरीर का टिश्यू, कैंसर सेल कहां है ये देखा जाता है, कोई टिश्यू काम नहीं कर रहा, मर गया है कोई टिश्यू, ये देखा जाता है। तो जो स्कैनिंग मशीन होती है, तो यूज होता है स्कैनिंग मशीन में। स्कैनिंग मशीन बहुत बारीक पार्टिकल है, वेव की तरह चलता है स्कैनिंग मशीन में, या कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने में। कैंसर सेल को डिटेक्ट करने में, ठीक है। जो वो मशीन होती है ना, उस मशीन के ऊपर ही लिखा होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ऐसे लिखा होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी लिखा होता है। और वो मशीन जो होती है उसके भीतर स्कैनिंग होती है, उसके भीतर स्कैनिंग। इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव है, हाँ, इस चार्ज नेगेटिव है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कितना होगा ये कितना इलेक्ट्रॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। यहां मैं पॉजिट्रॉन के आसपास आपको रोक रहा हूं, और कल हम लोग इससे आगे बात करेंगे। तो हमने एक बार पॉजिट्रॉन को रिवाइज करना है, ये 30 सेकंड में हमें रिवाइज करना है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में की थी। इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। इस पर चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन होता कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना ही किस पर होता है? इतना ही होता है आपके इलेक्ट्रॉन पर। इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हां, इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है क्योंकि यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में घूमता है। और इसका द्रव्यमान और मास मैंने बता दिया कितना होता है, कहां यूज होता है, स्कैनिंग मशीन वगैरह में ये यूज होता है, ठीक है। तो कल मैं इसको आधा हिस्सा बचा है अभी, और आधा हिस्सा इसका कराने के बाद मैं, सर आपने तो ऊपर लिखाया है कि आधा हिस्सा कराने के बाद कल अगला बताऊंगा। क्या लिखाया है भाई? पीवाईक्यू। भैया प्रज्वाल, तुम यार समझ क्यों नहीं रहे हो? पीवाईक्यू अब कहां से कराऊं? टाइम पूरा हो गया है ना, पूरा कराऊंगा तभी तो पीवाईक्यू। क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को देखा जा सकता है? मुरारी भाई, आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, थैंक यू ज्योति जी। बैच ज्वाइन किया है, मेरा बैकलॉग बहुत हो गया है। हाँ, करना पड़ेगा भाई। सर बोर्ड ब्लैक कीजिए प्रीतम। बोर्ड जिनको जाना है भाई वो जा सकते हैं, मैं बच्चों के कमेंट ले रहा हूँ 1-2 मिनट। मॉलिक्यूल कभी स्टार्ट होगा साक्षी? जब स्टार्ट होगा जब एटम पूरा हो जाएगा। सर पैराबोलिक मिसाइल जो होता है वो क्या होता है? वो आगे पढ़ेंगे, मिसाइल फिजिक्स में पढ़ेंगे। कोई नहीं सर, कल करें। हाँ, कल करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है नेहापाल, थैंक यू। मास की एएमयू में, ये कल पढ़ेंगे। मैं पढ़ाता हूँ भाई, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी। मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करेंगे? जब पूरा थ्योरी करा देंगे, पूरा थ्योरी करा। चार्ज कंफ्यूज है? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन में होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी बराबर होती है। वो कितनी है वो बराबर होती है, ये है।
ठीक है, किसी बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो तो मैं फिर कोशिश करूंगा, घबराइएगा मत, घबराइएगा मत, ठीक है। ऐसा चिंता नहीं करनी है कि समझ, मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के हैं, बहुत सारे बच्चों ने कई सालों से, वर्षों से, दशकों से नहीं पढ़ी है केमिस्ट्री। तो बच्चे वो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूं, और उस बैकग्राउंड में सिलेबस केमिस्ट्री में अमन भाई 40 क्लास लगेगी। आप घबराइए मत, 40 से 45 क्लास में केमिस्ट्री का लच्छा आपके हाथ में आएगा, ऐसी सुगंधित महक उसमें से होगी कि आप सराबोर हो जाएंगे, उस महक में सराबोर हो जाएंगे। आप ही नहीं, आपके आसपास वाले सभी लोग कहेंगे हाँ केमिस्ट्री पढ़ी है, और जिससे भी पढ़ी है बहुत बेहतर पढ़ी है। ठीक है, थैंक यू सभी को, बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, किसी केमिस्ट्री किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो बच्चे, उससे कराएंगे। चैप्टर पीयूष भाई मैं टॉपिक वाइज ही लेता हूं, मैं तो रोजाना टेस्ट कराता हूं, ठीक है। चलो, अब तो ठीक है। मेरा कमेंट दिख, सबका दिख रहा है बच्चों। अमन रिवाइज करते रहिए भाई, आपको 2 मिनट दे रहे हैं, वो स्ट्रीमिंग वाले भैया आ रहे हैं, तो चलिए फिर। केमिस्ट्री कहाँ तक पढ़ाई जाएगी? केमिस्ट्री जो भी कंपटीशन में आता होगा सारा पढ़ाया जाएगा, जो भी कंपटीशन में आएगा सब पढ़ा होगा, पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं और मेहनत करूं, और आपको समझाने की कोशिश करूं, और आसान भाषा में आपको समझाऊं, और आपको केमिस्ट्री के जो भी सवाल आपके परीक्षा में आते होंगे मैं उनको ठीक करूँ। वर्कशीट के बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है भाई, जानकारी होगी तो मैं आपको पूछ के बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो फिर चला जाए। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आप ढंग से इसको पढ़िए, ढंग से इसको रिवाइज करिए। प्रोटॉन के यूनिट नहीं दिए हैं सर, प्रोटॉन के यूनिट नहीं पढ़ते हैं सर। चलिए ठीक है, ओके फिर चले जाए, है ना। आज के लिए नमस्ते, धन्यवाद।